हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि चौथा चैप्टर चल रहा है परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे, बोर का परमाणु मॉडल। अब यहाँ पर पढ़ना है बोर का नियम। बोर का नियम जो बोर का नियम है, इसमें चित्र बनाएंगे। इस तरह से चित्र बना लेंगे और इस चित्र में यह जो होता है यह नाभिक कहलाता है। यह परमाणु है, एक परमाणु है। इस परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, परमाणु क्रमांक परमाणु भार, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और जो परमाणु भार होता है वह किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है उसे कहते हैं परमाणु भार कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो परमाणु होता है उसका एक केंद्र होता है, उस केंद्र में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वह क्या होता है? प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है और इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वह क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। तो इस तरह से इन सबों पे सिंबल जो होता है वह बता दिए। अब यहाँ पर जो बोर का नियम है वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो बताया गया नियम है उसके अनुसार काफ़ी संशोधित है। तो यहाँ पर यह पहली कक्षा हो जाएगा, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा हो जाएगी। इसको कहते हैं के, एल, एम और एन, यानी कि पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरह से क्रम आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह किस तरह से आते हैं वह पढ़ाया जाएगा आज।
तो इसको कहेंगे इसको कहते हैं कोस। कोस या कक्षा। कोस या कक्षा। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बताया गया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन किस नियम के आधार पर आते हैं वह बोर के नियमानुसार बताया जाएगा। तो जो बोर का नियम है उसमें सबसे पहला नियम है बोर के नियमानुसार। बोर के नियमानुसार बोर के नियमानुसार होगा पहला पॉइंट कि किसी परमाणु के किसी भी कोश या कक्षा कहेंगे, कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, 2n² हो सकती है। यानी कि बोर के नियमानुसार हो जाएगा कि किसी परमाणु की किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहाँ n क्या है 1 2 3 4 आदि, यानी कि कोशों की संख्या इसको कह सकते हैं। कोशों की संख्या कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरे में कितने हो सकता है, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चौथे में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या इसी 2n² के अनुसार निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा कि कोश फिर उसके बाद 2n², फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर कोश क्या है, यह है ना n बराबर क्या है कोशों की संख्या, यह n हो जाएगा। तो कोशों की संख्या क्या है 1, यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 2 हो, यदि n बराबर 3 हो
और ये n बराबर क्या हो 4 हो। तो यानी कि यदि n बराबर क्या हो 1 हो तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर, तो यानी कि यह आ जाएगा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यह पहला कोष है, पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसके अनुसार 2n स्क्वायर के अनुसार। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये पहला कोष देख रहे हैं तो पहले कोष में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर यहाँ पर निकालेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, n की जगह पे 2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि n बराबर क्या हो 3 हो तो यह 3 त्रिक का 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यानी कि तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और यदि n बराबर क्या हो 4 हो तो यह 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौका 16 दूना 32, तो चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नियम यह होता है कि यह जो कोष है पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथे कोष में, तो पहले कोष में क्या होता है कि 2n स्क्वायर के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ यह है कि उससे कम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वह चलेगा, लेकिन यानी कि 2n स्क्वायर के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन आया है पहले कोष में, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। और उसी तरह से दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में 2n स्क्वायर के अनुसार कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन के से अधिक नहीं हो सकता, कम हो जाएगा चलेगा। एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक हो सकती है दूसरे कोष में, 1 से 8 तक, लेकिन 9वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वह अगले कोष में प्रवेश कर जाएगा। अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा 9वां इलेक्ट्रॉन वह अगले कोष में प्रवेश कर जाएगा। ठीक उसी तरह से 2n स्क्वायर के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई है तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कोष में यहाँ पर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता तीसरे कोष में, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन 18 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कि कम होने का मतलब 1 से 18 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 18 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। इसी तरह से चौथे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है 32 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस 32 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाया गया है कि चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता, कम हो जाएगा वह चलेगा, यानी कि 1 से 32 तक हो सकता है, लेकिन 32 से 33 नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन केवल चौथे कोष में। यानी कि कह सकते हैं तो जिसे
पहले कोष में 2 लोग से अधिक नहीं हो सकते, दूसरे में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तीसरे में 18 से अधिक नहीं हो सकता, और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। कम हो जाएगा वह चलेगा, लेकिन 32 से अधिक नहीं हो सकता। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, इसी प्रकार से करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगली कक्षा में क्या होगा, तो यहाँ पर जो नियम होता है, पहले सीधे चलते हैं। तो 2, 8, 18, 32, फिर अब इसके बाद उल्टा चलेंगे, फिर 32, या पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर छठवें में 32 हो जाएगा, छठवें में यह हो जाएगा 18, फिर 8, फिर 2, एक बार सीधे, अब फिर एक बार उल्टे, फिर एक बार सीधे, फिर क्या करेंगे, फिर उल्टा चलेंगे। यानी कि यह क्रम एक बार सीधे चलेगा, फिर एक बार उल्टा चलता है, फिर एक बार सीधा चलेगा, फिर एक बार उल्टा चलता है। तो इसी क्रम में चलता रहता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम लोग करते रहते हैं प्रत्येक कोष में, और इसी तरह से प्रत्येक तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण होगा। वितरण मतलब बांटना। तो यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे, जैसे करके यह होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ पर पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2, यानी कि पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हीलियम के बाद आता है लिथियम, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, तो पहले कोष में 2 से अधिक नहीं हो सकता। जो बच रहा है वह अगले कोष में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 1। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम है 4। तो यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो बच रहा है वह अगले कोष में प्रवेश करेगा। तो दूसरे कोष में देख रहे हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बेरिलियम के बाद क्या होगा, बोरान, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 3, क्योंकि पहले कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और दूसरे में 8 से अधिक नहीं हो सकता। तो बेरिलियम हो गया, बोरान, फिर कार्बन कच्चा होगा। तो यहाँ पे 2, 4, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में अभी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2, 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो यहाँ पे 2, 5 हो जाएगा, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता, और दूसरे में अभी 8 होना है। फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, तो यह हो जाएगा 2 6। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होता है 9, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर फ्लोरीन के बाद होता है नियान, नियान का यहाँ पर 10 होता है, तो यहाँ पर 2 8। अब यह पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, और दूसरे में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यह वाला। यानी कि दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन जब भर गया तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वह अगले कोष में प्रवेश करेगा। फिर इसके बाद आएगा सोडियम। सोडियम का होता है 11, तो यहाँ पर तो 2, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वह 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताया भी गया था कि कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सोडियम के बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 12। तो यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, जो बच रहा है इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम 13, इसमें हो जाएगा 2 8 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में जो बच रहा है वह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम हो गया, फिर सिलिकॉन, यह 14। सिलिकॉन, तो यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर 4 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है इसमें आ जाएगा। फिर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है 15, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 5। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फास्फोरस के बाद होता है सल्फर 16। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्योंकि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरे में 8 से अधिक नहीं हो सकता, तीसरे में जो बच रहा है वह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सल्फर के बाद क्लोरीन 17, यह हो जाएगा 2 8 7, 2 8 7। यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में 8 से अधिक नहीं होगा, जो बच रहा है वह अगले कोष में प्रवेश कर। क्लोरीन के बाद यहाँ पे आता है 18, तो यह हो जाएगा 2 8 8। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरे में 8, तीसरे में भी क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा नियम आता है।
इसके बाद दूसरा नियम है कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। अरे अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 8 से अधिक नहीं होगा, 8 से 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा चलेगा। जैसे यहाँ पे आर्गन है, आर्गन का क्या है 18 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, दूसरी में 8, तीसरी में बच रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम का क्या होता है, नहीं पोटेशियम आएगा, पोटेशियम का होता है 19। तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में क्या भरेंगे 8 भरेंगे, तीसरी में क्या होना चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 से कम। लेकिन यहाँ पर नियम क्या बना गया है कि अगर यहाँ पे 9 रख देते हैं, यहाँ पे अगर 9 रख देते हैं तो यहाँ पे यह जो नियम है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो यह नियम क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहरी कोश में कितना हो रहा है 9 इलेक्ट्रॉन हो रहा, इसलिए यह नियम गलत होगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और अगले में क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो अगले कोश में प्रवेश कर जाएगा। फिर उसके बाद कैल्शियम का 20 होता है, तो यहाँ पर पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 रखेंगे यहाँ के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 10 रख देंगे तब भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। अब इसके बाद एक और नियम आता है, यह जो नियम है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।
इस तरह से तीसरा नियम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे और आप लोग थोड़ा मेहनत करिए।